देखो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर 1 को, वीडियो 1 को, वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, फिर इस वीडियो के साथ जुड़े। तो ध्यान दो बच्चों, पीछे वाले बातों को कुछ बोलते हैं। न्यूटन बताएं कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का होता है। हाइजेंस बताएं कि लाइट जो होता है वह वेव नेचर का होता है। तो हाइजेंस बताएं कि लाइट जो है वह मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम में चलता है। थोड़ा धैर्य रख के सीखना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजेंस बताएं कि लाइट जो होता है मैकेनिकल वेव होता है और वह ईथर मीडियम में चलता है। जिस मीडियम में चलता है वह ईथर मीडियम होता है। इसके बाद अगला पार्ट आता है बाबू वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या है, यह बहुत सोचने वाला पार्ट है बच्चों। तो अगर साधारण बात किया जाए तो अगर एक नदी में एक स्टोन ड्रॉप करोगे, नदी में एक पत्थर डालोगे तो वेव तुम क्लियरली इस तरह से वेव तुम देखोगे। तो अगर स्टोन यहाँ पे गिराते हो नदी में तो यह जो वेव बन रहे हैं या किसी मीडियम को डिस्टर्ब करने से वेव जो होते हैं स्प्रेड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोपागेट करते हैं। तो वेव जब आगे बढ़ते हैं तो एक फिगर का निर्माण करते हुए वेव आगे बढ़ते हैं। तो यही जो लोकस होता है, जो फिगर का निर्माण हो रहा है, यही बच्चों वेव फ्रंट होता है। तो लाइट सोर्स भी जो है वह अपना फिगर का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है और इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हो एस तो एक वेव फ्रंट बनेगा। समझो बच्चों, ध्यान दो, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लोगे एस तो एक वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट के प्रत्येक पार्टिकल का वाइब्रेशन एक ही फेज में होता है। वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्टिकल का वाइब्रेशन एक ही फेज में होता है। मतलब यहां से सोर्स से सभी पार्टिकल्स बराबर टाइम में पहुंचा है, यानी कि लाइट जो है यहां तक बराबर टाइम में पहुंचा है। यह जो पॉइंट्स हैं, यह पॉइंट्स अब सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करने लगते हैं। यह प्राइमरी सोर्स है और यह सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं। तो यह अपना फिर वेव फ्रंट निर्माण करने लगते हैं, अपना वेव फ्रंट का निर्माण करने लगते हैं। तो अपना वेव फ्रंट का जब निर्माण करने लगेंगे तो उनके वेव फ्रंट के कॉमन टेंजेंट, उनके वेव फ्रंट पे कॉमन टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। उनके वेव फ्रंट पे कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वह न्यू वेव फ्रंट का लोकेशन देगा। या न्यू वेव फ्रंट का लोकेशन दिया। अगर मान लिया जब इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, अब यह पॉइंट्स भी अपना सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करेंगे। उसके कॉमन पॉइंट पर जब फिर टेंजेंट ड्रा करेंगे, कॉमन टेंजेंट, तो वह फिर नया वेव फ्रंट का। तो इसी तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। तो कोई भी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मीडियम को डिस्टर्ब करता है तो एक वेव फ्रंट का निर्माण करता है। हाइजेंस बताएं कि वेव फ्रंट के प्रत्येक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं और खुद अपना एक सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करते हैं और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के पर कॉमन टेंजेंट जो है वही जो होता है वह न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन होता है। और वह जो नया वेव फ्रंट होता है उसके भी प्रत्येक पार्टिकल्स जो होते हैं वह भी सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं और फिर वह अपना एक सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण करता है और उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट ही फिर नया वेव फ्रंट का निर्माण करता है। इसी तरह से वेव फ्रंट आगे की ओर प्रोपागेट करते रहता है। एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है वह किसी भी पाथ से होकर जाओ बराबर लगता है। यह बात नोट रखना बच्चों। दूसरा बात यह है कि वेव फ्रंट के निर्माण करने के लिए टेंजेंट खींचा जाता है, इसलिए रे का डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इसको इस तरह बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हमेशा वेव फ्रंट होता है। तो हाइजेंस बताएं कि लाइट जो है वह मैकेनिकल वेव होता है। जिस मीडियम में चलता है उसे ईथर मीडियम कहते हैं और ईथर मीडियम को डिस्टर्ब होकर जो फिगर का निर्माण होता है वह वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं और अपना एक सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करते हैं
और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के पर जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वह नया वेव फ्रंट का लोकेशन देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है बच्चों कि लाइट सोर्स होगा तो इस तरह से बच्चों वेव फ्रंट्स के निर्माण होते जाएंगे और यह जो वेव फ्रंट्स हैं यह इससे इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में बराबर टाइम लगेगा, चाहे कोई भी पाथ को चुन लो। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है। इसी पे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान दो बच्चों। जैसे कि हाइगेंस के अनुसार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Huygens प्रिंसिपल। तो पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अपना जो हम जानते हैं उस नॉलेज को समझ लेते हैं। एक सरफेस होता है, एक लाइट रे आता है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पे टकराया उसे नॉर्मल वहां ड्रा कर दिए और टकरा के एक रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। इस एंगल को आई कहते हैं, इसे हम आर कहते हैं और आई बराबर आर, यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यह हम पार्टिकल के हिसाब से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से इसको पढ़े हैं। न्यूटन के अनुसार प्रूफ भी हम जानते हैं। अब हाइगेंस के अनुसार मतलब लाइट को प्योरली वेव कंसीडर करके हमको यह प्रूफ करना है। तो देखो सबसे बड़ा बात इसमें डायग्राम का ही बात है बच्चों, ध्यान देना। एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे लाइट वेव पड़ेगा तो लाइट वेव पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट वेव दूर से आ रहा है, मान लो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे दूर से आ रहे हैं, दूर से प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट्स आया तो यहां पे आके टकराया, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे आके टकराया। तो यहां पे टकराया, मान लो इसे ए नाम दे दो और इसे पी नाम दे दो। एपी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट कर रहा है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पे। सबसे पहले ए टकराया और देखो कोई भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे का डायरेक्शन होता है। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर देखो प्लेन यह है बाबू, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह दिया हुआ है बोर्ड के परपेंडिकुलर, और जो वेव फ्रंट्स हैं प्लेन वेव फ्रंट्स इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आके यहाँ पे टकराया तो यह रे का डायरेक्शन दिखा दिए। रे का डायरेक्शन क्या होता है बाबू? तब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, उसे n1 नाम दिए। तो n1 यह एंगल होगा आई, ध्यान से समझना। अब समझो बच्चों, सबसे पहले ए पॉइंट आके पड़ा और पी पॉइंट आके इंसिडेंट किया यहाँ पर पी डैश पे। तो जैसे ही ए पॉइंट यहाँ इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन ए पॉइंट का होने लगेगा। जो पॉइंट यहाँ आके पड़ा उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वह पॉइंट आके यहाँ पड़ेगा तो उसका भी रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट पड़ेगा या पॉइंट्स जो पड़ेगा वह अपना वेव फ्रंट का निर्माण करने लगेंगे। इस तरह से वेव फ्रंट का निर्माण करने लगेंगे। तो वेव फ्रंट का निर्माण करने लगेंगे तो इस तरह से वेव फ्रंट का निर्माण हम लोग इस तरह से वेव फ्रंट का एक आर्क ले लेते हैं। इस तरह से वेव फ्रंट इस तरह से पूरा सर्कुलर वेव फ्रंट क्रिएट करेगा नहीं। जब तक कि P आके P डैश पे पड़े तब तक A का जो वेव फ्रंट है वह यहाँ तक पहुंच गया। समझना ध्यान से, A का वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंच गया और P आके पड़ा यहाँ पे। तो P यहाँ पे आके पड़ा तो पड़ेगा तो तुरंत फिर यह बाबू ये इस देखो ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि P आके यहाँ पे पड़ा, मान लो T टाइम में, P आके यहाँ पड़ता है T टाइम में और ये तक T बराबर 0 पे ही यहाँ इंसिडेंट कर गया है। तो T टाइम जो T टाइम था वहां तक इसका वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया तो यह यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया और तब तक यह रिफ्लेक्ट यहाँ तक पहुंच के कर गया था। ध्यान समझना बाबू, यही आर्क हम लोग खींचे थे, यह आर्क खींचे थे। तो यहाँ पे आर्क जो है वेव फ्रंट पर जो टेंजेंट डालते हैं वेव फ्रंट पर, यह जो पॉइंट था इसका वेव फ्रंट तब तक यहाँ पहुंचा था,
सेकेंडरी वेवलेट। यहां से जो पॉइंट आया था उसका यहाँ पड़ा था और यह पॉइंट का भी निकलना स्टार्ट हुआ है। तो इस सभी पॉइंट पर जो कॉमन टेंजेंट खींचेंगे वही तुमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन दे देगा। यही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन हो गया। ध्यान से समझो बच्चों, यही तुम्हारा डायग्राम है। डायग्राम को थोड़ा फिर से समझो। एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY सरफेस पर पहले AP एक प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY, उस पे एक प्लेन वेव फ्रंट आगे पड़ता है तो पढ़ के रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लिया जाए सबसे पहले A पॉइंट आके यहाँ पड़ता है तो यह रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेगा कोई पॉइंट तो वेव की तरह इस तरह से वेव फ्रंट क्रिएट करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह पॉइंट आगे पड़ा, यह भी अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया। यह पॉइंट यहाँ का पॉइंट यहाँ आगे पड़ा तो यह भी अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया। यह पॉइंट यहाँ आगे पड़ा तो यह भी अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया। तो इसके यहाँ से यहाँ पढ़ने तक में, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने तक में A का जो वेव फ्रंट है वह यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि P यहाँ से निकला और तब तक A यहाँ पहुंच गया। इसका वेव फ्रंट अभी यहीं पे छोटा सा बना होगा वेव फ्रंट। तो सभी का कॉमन टेंजेंट जो होगा वही रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन देगा। समझो बच्चों, यह इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया और यह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। और एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में किसी भी डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से जाओ या इस डायरेक्शन से जाओ या इस डायरेक्शन से जाओ, टाइम क्या लगता है? बराबर लगता है। यह हाइजेंस प्रिंसिपल है कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है वह हमेशा बराबर लगता है। तो यह मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और यह मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इससे किसी भी इस रास्ता से जाओ, ऐसे गए और ऐसे गए, तो टाइम यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है वह हमेशा बराबर लगता है। यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ निकलने में जो टाइम लगता है बराबर लगता है। यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगता है वह बराबर लगता है। तो एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम है वह क्या होता है बच्चों? बराबर लगता है। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। और जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वह रे के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा अच्छा टॉपिक है इसलिए समझने में थोड़ा परेशानी होगा बच्चों, लेकिन ध्यान से समझो। लेट XY be a प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, माना कि XY एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑन विच ए प्लेन वेव फ्रंट AP इंसिडेंट, प्लेन वेव फ्रंट AP इंसिडेंट एट फर्स्ट पॉइंट A इंसिडेंट, सबसे पहले पॉइंट A इंसिडेंट कर गया है, इंसिडेंट्स, एंड एट लास्ट P इंसिडेंट एट P डैश। सबसे पहले A इंसिडेंट कर गया और P इंसिडेंट किया P डैश पर। तो P से P डैश तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, P से P डैश तक जाने में टाइम लगा होगा और इसको रिफ्लेक्शन में कोई टाइम नहीं लगा है। समझो ध्यान से, इसको यहां से यहां आने में टाइम मानो T लगा और जाने में 0 लगा। इसको यहां से यहां आने में टाइम 0 लगा तो जाने में T लगना चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्या है मेरा कि एक वेव फ्रंट से, देखो यह इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा है, AP क्या है बाबू? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, और हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन खोजना है, वह कहां होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है A, तो यह वेव फ्रंट है, तो इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स का व्यवहार करता है और वह पॉइंट जो होता है वह पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करता है। तो मान लो A जो है, जब तक कि P यहां से यहां तक आया तब तक A जो है यहां से लेकर यहां तक वेव को पहुंचा दिया था। समझना ध्यान से। तो A जो है यहां तक A डैश तक पहुंच गया था। ठीक है,
तो अब तो ए का वेव फ्रंट कहाँ है, यहाँ है बच्चों, ए का वेव फ्रंट यहाँ है। जो पॉइंट यहाँ पे मान लो कोई बी पॉइंट है, तो बी तब तक पी के पी डैश तक जाने में बी जो है यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक टकरा गया और फिर अपना वेव फ्रंट क्रिएट करने लगा। तो वेव फ्रंट क्रिएट, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट करने लगेगा, तो वह मान लो यहाँ तक आ गया, तो हर एक यहाँ तक आ गया, उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ तक आ गया, फिर एक यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से हम कॉमन टेंजेंट खींचेंगे तो वही ना मेरा वेव फ्रंट का लोकेशन देगा। फिर से समझो, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY है, उस पर मेरा प्लेन वेव फ्रंट AP इंसिडेंट कर रहा है। सबसे पहले A इंसिडेंट किया और फिर P इंसिडेंट किया P डैश पर, समझना ध्यान से। तो AP मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। इसको आप यह जो लिखे हैं हम नीचे उसको नोट कर लोगे वीडियो जो रोक के। ध्यान दो बच्चों, फॉर ऑब्टेनिंग लोकेशन ऑफ reflected wave front an arc AA dash is drawn, एक आर्क AA डैश हम खींचे सच डेट AA डैश बराबर हो गया PP डैश। समझो बाबू ध्यान से, AA डैश बराबर हो गया PP डैश। ध्यान दो, P एक ही मीडियम है तो स्पीड लाइट का तो सेम है, तो P पॉइंट से P डैश तक आने में मान लो लाइट को 4 सेकंड का वक्त लगा, यह एग्जांपल बोल रहे हैं। P से P डैश आने में पॉइंट टाइम लग रहा है 4 सेकंड, और जाने में कितना लग रहा है, तो 0। इसको आने में कितना एक पॉइंट को लगा, तो 0। जाने में 4 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वह कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आने में, या शुरुआत में t बराबर 0 पॉइंट पे हम माने हैं और या t पॉइंट पे माने हैं, तो इसको आने में t टाइम लगा, जाने में 0 लगा। इसको आने में 0 लगा तो जाने में t लगना चाहिए। तो जाने में t कब लगेगा, इतना डिस्टेंस जो यह ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ेगा। समझो बात को। तो AA डैश जो है वह PP डैश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। टेंजेंट एट A डैश फ्रॉम P डैश gives position of reflected wave front, यानी A डैश P डैश जो है वह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इसको बाबू इस तरह समझ सकते हो कि XY एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सर्वप्रथम AP जो है वह आकर प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट, लाइट का प्लेन वेव फ्रंट्स आके यहाँ पे पड़ा। A पॉइंट पहले पड़ा, P पॉइंट P डैश पे पड़ा, तो P को यहां से यहां तक आने में मान लो T समय लगा, ठीक है। तो इसको आने में 0 लगा। तो हम जानते हैं कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में टाइम लगता है बराबर। तो अगर इसको आने में 0 लगा है तो जाने में उतना ही लगना चाहिए जिसको इसको आने में जितना लगा है, क्योंकि जाने में इसको 0 लग गया है। तो एक आर्क खींचे, यह आर्क एक्चुअली है क्या, तो इस A पॉइंट का वह क्या है बच्चों, तो सेकेंडरी वेवलेट है। उस A पॉइंट का वह सेकेंडरी वेवलेट है। यहां से यहां पॉइंट आके टकरा के वह भी अपना सेकेंडरी वेवलेट बनाया होगा। तो सबका सेकेंडरी वेवलेट के, सबके सेकेंडरी वेवलेट पे जो कॉमन टेंजेंट हम ड्रा कर दिए वही मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको नोट कर लोगे। अब हमें पता चल गया कि मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन क्या है। यहाँ पे I मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह एंगल R मान लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान दोगे बच्चों कि अगर यह I है तो रे में और प्लेन वेव फ्रंट में तो 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यह 90 डिग्री माइनस I होगा, तो यह फिर से I हो जाएगा। यह पूरा का पूरा I होता है। यह R है तो यह पूरा का पूरा R होता है। ध्यान से समझना। तो एक फिगर ध्यान दो, यहां पे एक फिगर बनाते हैं A P P डैश।
यह एंगल है बच्चों आई, ठीक है। और एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, ध्यान दोगे, P डैश ए डैश, ठीक है। और यह एंगल क्या है बच्चों, तो R है। यह एंगल आई है ए पी डैश, और ए डैश पी डैश ए में यह एंगल R दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझना है बात बच्चों कि अगर हम यह बात देखें कि पीपी डैश ए डैश के बराबर लेंथ का है, यह बात हमको पता है। पीपी डैश यहाँ पे यह 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पे यह 90 डिग्री बना हुआ है। तो अगर इस फिगर में हम साइन आई लिखेंगे तो पीपी डैश बटा में एपी लिख देंगे। इस फिगर में हम साइन आर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ए डैश बराबर एपी डैश। ए डैश एक्चुअली है क्या, तो पीपी डैश के बराबर है। तो इन दोनों इस सिद्धांतों से यह सीखने को मिला कि पीपी डैश बाई एपी डैश, पीपी डैश बाई एपी डैश, साइन आई जो है वह साइन आर के बराबर है। इससे पता चला कि आई बराबर आर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल पे इंसिडेंट किया है और जितना एंगल पे यह रिफ्लेक्ट किया है वह एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर कि देखो इंसिडेंट रे इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में है, सभी परपेंडिकुलर है तो तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो इसलिए अगला लाइन है आप लिख सकते हो बच्चों कि अगला लाइन लिख सकते हो कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, ठीक है। तो यही दज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑब्टेंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ऑब्टेंड हो गया। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बढ़िया से समझाते हैं और लिखना कैसे है इस सब बात को बताते हैं। ध्यान पूर्वक बातों को समझोगे बच्चों। तो देखो बाबू, हाइगेन्स प्रिंसिपल लिखना कैसे है, हाइगेन्स प्रिंसिपल के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना कैसे है। तो लिखेंगे कि लेट देयर बी ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट एपी आकर इंसिडेंट करता है। सबसे पहले ए आके पड़ता है, फिर पी आके पड़ता है पी डैश पर। पी इंसिडेंट किया आगे पी डैश पर और ए इंसिडेंट कर गया ए पॉइंट पर। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करके यहाँ पे इंसिडेंस एंगल आई हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि एक आर्क ड्रा करते हैं, एक आर्क ड्रा करते हैं ए डैश एक आर्क ड्रा करते हैं इस तरीका से कि ए डैश का जो लेंथ है, ए डैश का जो लेंथ है वह पीपी डैश के बराबर हो। क्यों? क्योंकि पी से पी डैश तक आने में जो टाइम लगता है वही टाइम इसको जाने में लगाना है, क्योंकि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक पहुंचने में बराबर टाइम लगता है। यही हाइगेन्स प्रिंसिपल है। और इसको आने में कुछ लगा है, रिफ्लेक्ट तो तुरंत हो गया, रिफ्लेक्शन में तो कुछ टाइम नहीं लगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल हो गया आर, यह एंगल आई होगा तो यह एंगल भी आई हो जाएगा, यह एंगल आर है तो यह एंगल भी आर हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि आई और आर बराबर है। तो हम पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो साइन आई निकाल लेंगे, और इस ट्रायंगल में चलेंगे तो साइन आर निकाल लेंगे। और देखेंगे कि यह तो दोनों में कॉमन था, दोनों ट्रायंगल में, और यह लेंथ भी बराबर है, इसलिए आई और आर आपस में बराबर होगा। तो लिखना बहुत आसान है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है। लिखने में क्या है बच्चों, लेट एक्स वाई ए बी ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस on which AP a plane wave front incident at first A incident and at last P incident at P dash. For obtaining position of reflected wave front, an arc AA dash is drawn and tangent at A dash
फ्रॉम P डैश गिव्स पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वेयर AA डैश इज इक्वल टू PP डैश। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में एक बार साइन आई लगा दो और एक बार साइन IR लगा दो। लिखना बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है बच्चों कि पहले ए पॉइंट पे यहाँ पे आके पड़ेगा तो ए पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के लिए अपना वेव फ्रंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तब तक ये आते ही रहेगा आते रहेगा, तब तक ए का वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया ए डैश पे। अब पी का यहाँ पी डैश है तो ए डैश पी डैश ही क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन हुआ। तो इसको बाबू लिख लोगे, 5 नंबर का बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा और अलग अलग चीजों को बाबू ध्यान दो। मान लो कि एक लेंस है, कौन सा लेंस है यह लेंस है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का बीच का भाग मोटा होता है। यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट हम ले आए, एक प्लेन वेव फ्रंट ले आए। तो देखो हम जानते हैं वेव में हमें यह प्रूफ कर दिया गया है कि यह डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो होता है। तो यहां से जो रेज जाएंगे, इसमें जो रेज जाएंगे तो यहाँ पे जो रेज, यहां से जो रेज गुजरेंगे वह रेज जो होंगे स्लो हो जाएंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। तो यह पीछे रह जाएगा और ऊपर के रेज कम देर के लिए स्लो हुआ इसलिए आगे निकल जाएगा। तो यहां से वेव फ्रंट इस प्रकार के बनेंगे, टेंजेंट डाल दिए तो यह इस तरह से, इसीलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस करते हैं। प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पे एक लेंस लिए हम, लेंस कैसा था बाबू, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेन वेव फ्रंट से जो रेज यहाँ पे जा रहे हैं, रेज कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब जो वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो होने के कारण वह स्लो क्रिएट होने लगेंगे। तो स्लो क्रिएट होने लगेंगे तो जितना देर अंदर रहेगा वो पीछे रह जाएगा और जो कम देर के लिए अंदर है वो आगे चला जाएगा। इसलिए इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा बच्चों। मान लो बच्चों अगर कॉनकेव रहता, जिसे बीच का भाग पतला होता है कॉनकेव लेंस में, तो इस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट लाके पड़ाओगे तो इसमें क्या होगा कि फिर यह डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है कंपेयर टू रेयरर। तो स्पीड कम होने के कारण यह कम देर के लिए कम रहा तो यह पॉइंट, इसका वेव फ्रंट आगे निकल गया। इससे इस पॉइंट से जो वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट जो इलिमिनेट हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वह दूर तक चला जाएगा और यह पीछे ही रह जाएगा। इसलिए इस तरह का टेंजेंट ड्रा होगा, फिर टेंजेंट ड्रा होगा तो इस तरह वेव फ्रंट का निर्माण हो जाएगा। फिर यानी कि देखो ध्यान दो, लेंस भी, यह लेंस वेव के हिसाब से भी कन्वर्जिंग है और यह लेंस वेव के हिसाब से ही डाइवर्जिंग है। अगर मान लिया जाए मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट अगर हम लेते हैं, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट अगर लेते हैं तो इसको, इस पॉइंट को दूर तक इधर ट्रेवल करना है। देखो यहाँ से सोचो कि एक दीवार है इस तरह का बना हुआ, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं पहले ही से लड़के आ जाएगा तो यहाँ तक तब पहुंचेगा, या यहाँ तक पहुंचेगा और इसको दूर अंदर तक जाना था तो पीछे ही रह जाएगा। तो इस तरह का निर्माण हुआ। तो यह तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ध्यान दो बच्चों, अगर प्रिज्म का बात करते हैं हम कि प्रिज्म है, प्रिज्म में यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट दे देते हैं तो कोई भी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करते हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स निकालते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट जो होता है वह वेव के ही स्पीड से ही आगे बढ़ता है। वेव का स्पीड डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है, इसलिए यह स्लो रह गया तो पीछे ही रह गया, ये आगे आगे चला गया। तो इस तरह से बाबू बाद में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इस तरह का बनता है प्रिज्म के लिए। तो यह तुम्हें हम बताएं वेव के हिसाब से प्रिज्म वही काम करता था जो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से काम करता था। तो ध्यान दो बच्चों, अगले क्लास में हम तुम लोग को बताएंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हम आज के क्लास में भी बता सकते थे,
थोड़ा आज के क्लास को और पिछले क्लास को थोड़ा हम चाह रहे हैं कि तुम बार बार रिपीट करके देखो और समझो हाइगेंस का प्रिंसिपल। अगर तुम बेसिक समझ जाओगे ना, काम हो जाएगा। बेसिक क्या है, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट मीडियम को डिस्टर्ब करके फिगर बनाता है, वह वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु अब सेकेंडरी सोर्स का व्यवहार करने लगता है, वह अपना सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करता है। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो कॉमन टेंजेंट होता है, वह नया वेव फ्रंट का पोजीशन क्रिएट करता है। वेव फ्रंट जो बनता है वह टेंजेंट खींच के बनता है, इसलिए रेज हमेशा उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जाने में टाइम हमेशा बराबर लगता है। यह बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके आधार पर ही कभी भी इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में किसी भी पॉइंट से होकर जाओगे, टाइम हमेशा बराबर लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लेकर और उसके साथ और भी कुछ टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो, मुस्कुराते रहो।